सोचिए जरा, अकबर का दरबार गूंज रहा है हंसी ठिठोली से, लेकिन अचानक एक मंत्री खड़ा होकर ऐसी शर्त रख देता है जिसे सुनकर बादशाह तक हैरान हो जाते हैं। वो शर्त इतनी चालाक थी कि अगर बीरबल एक कदम भी गलत रखते तो उनकी पूरी बुद्धि, उनका पूरा नाम मिट्टी में मिल जाता। आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था? और क्या बीरबल इस बार सचमुच मात खा जाते, या फिर अपनी वही मशहूर हाजिर जवाबी से सबको दंग कर देते? आइए सुनते हैं पूरी दास्तान। मंत्री ने बीरबल को मात देने के लिए रखी चालाक शर्त। दरबार में उस दिन अजब माहौल था। अकबर बादशाह अपनी ऊंची तख्तनशीन गद्दी पर विराजमान थे, हाथ में मोती जड़ी छड़ी और मूंछों को ऐंठते हुए बड़े ही ठाठ से दरबार की ओर देख रहे थे। दरबारी भी मुस्कुराहटों और चुगलियों में लगे थे, लेकिन बीरबल, वो हमेशा की तरह शांत अपनी जगह पर बैठे सबको देख रहे थे, जैसे किसी किताब के पन्ने पलट रहे हों। अकबर ने अचानक जोर से कहा, दरबारियों, आज मैं चाहता हूं कि कुछ नया हो। रोज रोज वही कविताएं, वही शेरो शायरी, वही शिकवे शिकायतें। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरे दिमाग की नसें खिंच जाए। तभी एक मंत्री खड़ा हुआ। यह मंत्री लंबे समय से बीरबल से चिढ़ता था। उसकी वजह बड़ी साधारण थी। जहां वह अपनी अकल का दिखावा करता, वहां बीरबल अपनी सधी हुई हाजिर जवाबी से उसे चुप करा देते, और अकबर की मुस्कुराहट मंत्री की जलन और गहरी कर देती। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं बीरबल के सामने एक शर्त रखना चाहता हूं। ऐसी शर्त जिसे जीतना इतना आसान न हो। अकबर ने भौहें उठाईं। ओह, तो आज दरबार मजेदार होने वाला है। बताओ मंत्री जी, क्या है तुम्हारी शर्त? मंत्री मुस्कुराया। उसके होठों पर आत्मविश्वास और आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। जहां पनाह, बीरबल हर बात को तोलमोल कर जवाब देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इन्हें मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होगा। कोई तर्क नहीं, कोई उदाहरण नहीं, कोई हाजिर जवाबी नहीं, बस हाँ या ना। दरबारियों ने ताली बजाई, कुछ ने दांत निपोरे, किसी ने फुसफुसाकर कहा, वाह, अब तो बीरबल की खैर नहीं। उनकी पूरी ताकत ही तो उनकी बातें हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बढ़िया मंत्री जी, ये तो सचमुच दिलचस्प है। बीरबल, तुम्हें मंजूर है? बीरबल ने धीमी मुस्कान दी। जहां पनाह, अगर बादशाह सलामत को मजा आए तो बीरबल अपनी जान भी हाना में लगाने को तैयार है। अकबर हंस पड़े। ठीक है, शुरू करो मंत्री जी, देखते हैं तुम्हारे सवालों में कितना दम है। मंत्री ने सोचा, आज तो बीरबल को चुप कराने का दिन है। उसने पहला सवाल किया, बीरबल, क्या ये सच है कि इस दरबार में सबसे बड़ा बुद्धिमान आप ही हैं? बीरबल मुस्कुराए। अगर वे हां कहते तो अहंकारी समझे जाते, ना कहते तो अपनी ही साख मिटा देते। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे सिर्फ हाना बोलना है ना? अकबर ने सिर हिलाया। हां, यही शर्त है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो मेरा जवाब है ना। दरबार में कानाफूसी होने लगी। मंत्री के चेहरे पर विजय की चमक आ गई। तो आप मानते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान नहीं हैं? बीरबल ने वही शांत चेहरा बनाए रखा। हाँ, अकबर ने चुटकी ली। ओहो, तो बीरबल, तुम कह रहे हो कि दरबार में कोई और तुमसे ज्यादा अक्लमंद है? बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और सिर झुका दिया। हाँ। दरबारी खिलखिला पड़े। मंत्री का सीना और चौड़ा हो गया। मंत्री ने दूसरा सवाल दागा।
तो क्या ये सच है कि आपसे बड़ा मूर्ख भी इस दरबार में बैठा है? बीरबल ने कहा, हाँ। यह सुनते ही दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने हंसते हंसते कहा, मंत्री जी, अब तो मुझे लग रहा है तुम्हारे सवाल खुद तुम्हें ही फंसा देंगे। लेकिन मंत्री हार मानने को तैयार कहाँ थे। उन्होंने और पेचीदा सवाल दागे। क्या आप मानते हैं कि बादशाह सलामत कभी गलत फैसला कर सकते हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली। सबकी निगाहें उन पर थीं। उन्होंने कहा, हाँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें फैल गईं। क्या कहा तुमने? बीरबल ने नम्रता से दोहराया। हाँ। अकबर ने ठहाका लगाया। वाह, ये हुई न सच्चाई की बात। कम से कम मुझे भी इंसान समझा। दरबारी हक्के बक्के रह गए। वे सोच रहे थे कि बीरबल इस बार सचमुच बर्बाद हो गए। लेकिन अकबर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि और मजा आने लगा। मंत्री ने मुंह बिचकाया और आखिरी चाल चली। बीरबल, अब मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी सवाल है, और अगर तुमने इसे हाँ या ना में जवाब दिया तो तुम्हारी साख हमेशा के लिए मिट जाएगी। सवाल यह है, क्या तुम मानते हो कि बीरबल नाम का आदमी कभी झूठ भी बोल सकता है? दरबार में सबकी सांसें थम गईं। अगर बीरबल हाँ कहते तो उनकी ईमानदारी पर शक हो जाता। अगर ना कहते तो लोग समझते कि वे खुद को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। अकबर मुस्कुराकर बोले, लो भाई, अब देखता हूं बीरबल कैसे बचते हैं। बीरबल ने गहरी सांस ली, पल भर सोचा, फिर शांति से बोले, जहां पनाह, मेरा जवाब है हाँ। पूरा दरबार हक्का बक्का। मंत्री उछल पड़ा। देखा देखा, ये मान गए कि ये झूठ भी बोलते हैं। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमकी। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुमने तो खुद अपनी साख पर दाग लगा दिया। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर मैं ना कहता तो वो भी झूठ होता, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी झूठ बोल ही देता है। और अगर मैं हाँ कहता हूं तो सच बोल रहा हूं। लेकिन सच यह है कि आज तक मैंने आपसे और इस दरबार से कभी झूठ नहीं बोला। दरबार गूंज उठा तालियों से। अकबर खिलखिलाकर हंसे और अपनी छड़ी बजाई। शाबाश बीरबल, तुमने तो इस शर्त को भी उल्टा कर दिया। मंत्री जी, लगता है आपकी चालाक शर्त भी बीरबल की अक्ल के सामने छोटी पड़ गई। मंत्री बुरी तरह सकपका गया। उसने सोचा था कि बीरबल की बोलती बंद कर देगा, लेकिन बीरबल ने तो उसके ही सवालों से उसे नीचा दिखा दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी, आज से आप अपने कमरे में हाना खेलते रहना। दरबार में ये खेल सिर्फ बीरबल के लिए है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। और उस दिन एक बार फिर साबित हो गया कि बीरबल की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं। कहानी से सीख, सिर्फ सवालों की चालाकी से कोई बुद्धिमान को मात नहीं दे सकता। सच्चाई और विवेक हमेशा सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जूता बनाने वाला जिसने अकबर को पहनाई उल्टी जोड़ियों की साजिश। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के महल में अकबर बादशाह सुबह उठे। सूरज की किरणें शाही खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थीं। अकबर हमेशा की तरह अपनी ताजगी भरी चाल से उठे और नौकरों ने उनके सामने शाही कपड़े और जूते रख दिए। अकबर ने कपड़े तो बड़े शान से पहन लिए, लेकिन जैसे ही जूतों की ओर बढ़े उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बायां जूता दाएं पैर में और दायां जूता बाएं पैर में फंसा दिया गया था। अकबर को लगा कि शायद गलती से उन्होंने खुद ही गलत पहन लिया हो।
लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो चौंक गए। जूते का आकार ही उल्टा बना हुआ था। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या बेहूदगी है? शाही जूते बनाने वाले ने मुझसे मजाक किया है या पागल हो गया है? नौकर घबराकर झुक गए। जहां पनाह, हमने तो बस वैसे ही जूते लाकर रख दिए जैसे कारखाने से आए थे। अकबर तमतमाए, दरबार में बुलाओ उस जूता बनाने वाले को। अभी पूछता हूं क्यों मेरी शाही चाल बिगाड़ने पर तुला है। दरबार में जब अकबर पहुंचे तो चारों ओर कानाफूसी थी। दरबारी आपस में कह रहे थे, लगता है आज किसी की खैर नहीं। अरे भाई, शाही जूतों से छेड़छाड़ करना मौत को बुलावा है। थोड़ी देर में जूता बनाने वाला, जो लंबे समय से दरबार के लिए जूते बनाता था, घबराता हुआ आया। वह अकबर के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अकबर ने गुस्से से कहा, ऐ बेअक्ल, तूने मेरे लिए ऐसे जूते क्यों बनाए जिनमें कदम रखना भी मुश्किल है? क्या तू जानता नहीं कि मैं शाही बादशाह हूं? जूता बनाने वाले ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने तो सिर्फ वही किया जो आप जैसे महान बादशाह के लायक है। मैंने सोचा, दुनिया में हर कोई सीधा चलता है, लेकिन अगर बादशाह सलामत उल्टा भी चले तो भी लोग कहेंगे, देखो अकबर बादशाह कितने अनोखे हैं। दरबार में हल्की हंसी फूट पड़ी। अकबर ने आंखें तरेरी। मूर्ख, तू कह रहा है कि मैं उल्टे जूते पहनूं और लोग मेरी तारीफ करें? जूता बनाने वाला डरते हुए बोला, जहां पनाह, यही तो साजिश थी। मैंने सोचा अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो मैं कहूंगा कि केवल अकबर बादशाह की चाल सबसे अलग है। अकबर ने गुस्से में छड़ी पटकी। बीरबल कहाँ है? बुलाओ उसे। बीरबल दरबार में आए। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। अकबर ने कहा, बीरबल, ये देखो, शाही जूतों की जोड़ी ऐसी बनाई गई है कि दाएं को बाएं और बाएं को दाएं पहनना पड़ता है। अब बताओ, ये जूता बनाने वाला दोषी है या कोई बड़ी चालाकी कर रहा है? बीरबल ने मुस्कुराकर जूतों को उठाया, ध्यान से देखा और बोले, जहां पनाह, ये मामला सिर्फ एक जूते का नहीं है, ये मामला है सोच का। दरबारी चौंक गए। सोच का? ये कैसी पहेली है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जूता बनाने वाले ने दरअसल ये साबित करने की कोशिश की है कि जब दुनिया अंधी होकर सत्ता के पीछे चलती है तो सही गलत का फर्क मिट जाता है। अगर बादशाह उल्टे जूते पहनकर भी चलें तो लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि उन्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं होगी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो ये मेरे खिलाफ साजिश है? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं जहांपना, ये साजिश नहीं बल्कि आईना है। जूता बनाने वाले ने बस आपको वो हकीकत दिखाने की कोशिश की है जिसे दरबारी अक्सर छुपा देते हैं। दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। कुछ दरबारी सोच में डूब गए, क्या सचमुच हम हर बार सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, तो अब क्या किया जाए? इस जूता बनाने वाले को सजा दूं या इनाम? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, जहां पनाह, इसे सजा देना तो आसान है, लेकिन इनाम देना कठिन। क्यों न इसे इनाम देकर हम दरबार को यह सबक दें कि यहां सिर्फ चापलूसी नहीं बल्कि सच्चाई की भी कद्र होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर सबको आईना दिखा दिया। ठीक है, जूता बनाने वाले को इनाम मिलेगा, लेकिन हुक्म यह है कि आगे से शाही जूतों में कोई प्रयोग नहीं होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जूता बनाने वाला राहत की सांस लेकर बाहर निकला और बीरबल की तरफ झुककर बोला, मंत्री जी, आपकी वजह से मेरी जान बची।
बीरबल ने हंसकर कहा, याद रखो, जूता चाहे उल्टा हो या सीधा, पहनने वाला वही होता है। लेकिन सच्चाई हमेशा सीधी ही रहती है। उस दिन दरबार ने यह सीखा कि सत्ता का असली सम्मान चापलूसी से नहीं बल्कि सच्चाई से होता है। कहानी से सीख, अगर सत्ता उल्टी चाल भी चले तो चापलूस लोग ताली बजाते हैं, लेकिन असली सम्मान तब मिलता है जब कोई सच्चाई बोलने की हिम्मत करे। अगली नई कहानी, बीरबल और वो कसाई जिसने कहा, मैं मांस बेचकर भी सबसे बड़ा दानी हूं। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा हुआ था। मोतियों जड़ी छतरी के नीचे अकबर गद्दी पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। दरबार की रौनक ही निराली थी। कभी कोई शेर सुना रहा था तो कभी कोई दूरदराज से आई अजीबोगरीब वस्तु प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन उसी दिन दरबार में एक अजीब मेहमान आया। वह था शहर का मशहूर कसाई रुस्तम। मोटा ताजा, बड़े दाढ़ी वाला और हाथ में मांस की गंध से सनी थैली। दरबार में आते ही कुछ दरबारियों ने नाक पर रुमाल रख लिया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। अरे, ये कौन है जो दरबार में इस तरह की बदबू लेकर आ गया? यहां तो सिर्फ इल्म, शायरी और अक्ल की बातें होती हैं। कसाई रुस्तम ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं शहर का सबसे बड़ा दानी हूं, इसलिए दरबार में अपनी दानवीरता का ऐलान करने आया हूं। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे कसाई और दानी, ये तो वैसा ही हुआ जैसे चोर कहे कि मैं सबसे बड़ा पहरेदार हूं। दूसरा बोला, या जैसे कोई आलसी कहे कि मैं सबसे बड़ा धावक हूं। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, रुस्तम, तुम कसाई होकर दानी कैसे हो सकते हो? तुम्हारा काम तो जानवर काटना और उसका मांस बेचना है। दान कहां से आ गया? रुस्तम ने अकड़कर कहा, जहां पनाह, मैं रोज 100 किलो मांस बेचता हूं। उसमें से आधा किलो मैं मुफ्त में उन गरीबों को देता हूं जो खरीद नहीं सकते। अब बताइए, क्या कोई और व्यापारी इतना बड़ा दान करता है? दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। कुछ दरबारियों को बात हजम नहीं हुई, कुछ हंसी दबाने लगे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बात में दम है। आखिर गरीब को मांस देना भी तो मदद ही है। लेकिन रुस्तम, दान वही कहलाता है जो बिना स्वार्थ और बिना लाभ के हो। तुम्हारा तो धंधा ही है। रुस्तम हठीले स्वर में बोला, जहां पनाह, धंधा तो सबका होता है, लेकिन मैं बेचने के साथ साथ देता भी हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा दानी हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उलझन में थे। तभी उनकी निगाह बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या यह कसाई सचमुच दानी है? बीरबल ने अपनी हल्की मुस्कान बिखेरी। जहां पनाह, दान और धंधे का फर्क समझना ही इस पहेली की कुंजी है। अगर इजाजत दें तो इस बात की सच्चाई आज ही उजागर कर दूं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है। पता लगाओ कि ये कसाई सचमुच दानी है या सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहा है। पहला दिन कसाई की दुकान पर। बीरबल साधारण वेशभूषा में कसाई की दुकान पर पहुंचे। वहां लंबी लाइन लगी थी। कोई मुर्गा ले रहा था, कोई बकरा। बीच बीच में गरीब लोग आते और कहते, रुस्तम भाई, हमारे लिए थोड़ा मांस मुफ्त। रुस्तम बड़ी अकड़ से आधा किलो मांस तौलता, लेकिन उससे पहले जोर से ऐलान करता, देखो देखो, रुस्तम कसाई गरीबों को मुफ्त मांस बांट रहा है। यही है असली दान। गरीब बेचारे शर्म से सिर झुका लेते। कोई बोलता नहीं, क्योंकि भूख बड़ी चीज थी।
बीरबल ने चुपचाप ये नजारा देखा और मन ही मन सोचा, दान में दिखावा सबसे बड़ा जहर होता है। दूसरा दिन गुप्त जांच। अगले दिन बीरबल ने गुप्तचर भेजे। पता चला कि रुस्तम जो आधा किलो मांस देता है वह अक्सर खराब या बचे खुचे हिस्सों का होता है, यानी ऐसा मांस जो बिकने योग्य नहीं होता। गुप्तचर ने बताया, मालिक वह गरीबों को सड़ा हुआ मांस देता है ताकि लोग कहें कि वह दानी है और साथ ही उसका कचरा भी निकल जाए। बीरबल मुस्कुराए, तो यह दान नहीं चालाकी है, लेकिन इसे दरबार में साबित करना होगा। तीसरा दिन योजना। तीसरे दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। वे स्वयं भिखारी का रूप धरकर रुस्तम की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, भाई मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे थोड़ा मांस दे दो। रुस्तम ने ऐंठते हुए कहा, लो भाई देखो सब लोग, रुस्तम गरीबों को मुफ्त मांस दे रहा है। उसने सड़ा हुआ टुकड़ा बीरबल के थैले में डाल दिया। बीरबल ने थैला लेकर धीरे से कहा, दान वह होता है जिसमें देने वाला यह न कहे कि देखो मैं दे रहा हूं, बल्कि वह कहे कृपया इसे स्वीकार करो। रुस्तम हंस पड़ा, भिखारी तू फलसफा मत झाड़, जा खा और चुप रह। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। अब उनके पास वह सबूत था जिसकी उन्हें जरूरत थी। दरबार में सच का पर्दाफाश। चौथे दिन अकबर ने दरबार लगाया और कसाई को बुलाया। अकबर ने कहा, रुस्तम तुम दावा करते हो कि तुम सबसे बड़े दानी हो, तो आज बीरबल बताएंगे कि सच्चाई क्या है। बीरबल खड़े हुए। जहां पनाह, रुस्तम कहता है कि वह रोज गरीबों को आधा किलो मांस देता है, लेकिन असलियत यह है कि वह उन्हें वही देता है जो उसकी दुकान में बिकता नहीं, सड़ा हुआ बदबूदार मांस। और हर बार देने से पहले वह पूरे बाजार में ढोल बजाता है। दरबार में हलचल मच गई। रुस्तम चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना थैला खोला। उसमें से वही सड़ा मांस निकला जो उसने पिछली बार लिया था। पूरा दरबार नाक पर हाथ रखकर पीछे हट गया। बीरबल बोले, जहां पनाह अगर यह दान है तो फिर कचरे का डिब्बा भी सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि वह भी सबको मुफ्त में बदबू बांटता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने गुस्से में कहा, रुस्तम तूने हमें और इस दरबार को धोखा दिया। तुझे दानी नहीं बल्कि धूर्त कहा जाएगा। रुस्तम गिड़गिड़ाया, जहां पनाह मुझसे गलती हो गई। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुझे 1 महीने तक गरीबों को ताजा और अच्छा मांस मुफ्त देना होगा, बिना किसी दिखावे और ऐलान के, तभी तेरी गलती माफ होगी। रुस्तम सिर झुकाकर चला गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह असली दान वही है जो बिना दिखावे और स्वार्थ के हो, वरना वह सिर्फ सौदा है, दान नहीं। अकबर ने छड़ी बजाई और बोले, शाबाश बीरबल, तुमने एक बार फिर दरबार को असली हकीकत दिखाई। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो माली जिसने कहा, मेरे पौधे दरबारियों से ज्यादा समझदार हैं। दरबार में उस दिन बड़ी भीड़ थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। हर किसी का मूड अच्छा था, क्योंकि सुबह से ही फतेहपुर सीकरी के बाग बगीचों में बहार छा गई थी। हर तरफ फूल खिले थे, हवाओं में सुगंध बिखरी थी और फव्वारों से गिरते पानी की धुन सुनाई दे रही थी। तभी पहरेदारों ने दरबार के बीचों बीच एक साधारण कपड़ों में लिपटे आदमी को लाकर खड़ा किया। उसके हाथ में मिट्टी से सनी टोकरी थी जिसमें नन्हे पौधे रखे थे।
आदमी थोड़ा झुका, सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं महल के बाग का माली हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने माली बनकर नहीं बल्कि अपने पौधों का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। कोई हंसा, कोई भौहें चढ़ाने लगा। अकबर ने हाथ उठाकर शांति कराई और कहा, तो कहो माली, क्या कहना चाहते हो? माली ने सीना तानकर कहा, हुजूर, मेरे पौधे आपके दरबारियों से कहीं ज्यादा समझदार हैं। यह सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे ये माली तो पागल हो गया है। दूसरा बोला, पौधे समझदार, अब तो लगता है बीरबल की नकल करने आया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माली, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अब तुम्हें यह साबित करना होगा। अगर साबित न कर सके तो सजा पाओगे, लेकिन अगर साबित कर दिया तो दरबार में इनाम मिलेगा। माली निडर होकर बोला, हुजूर, मैं साबित कर दूंगा। पहला मोड़, पौधों की परीक्षा। अगले दिन माली को दरबार में बुलाया गया। वह अपने साथ 5 गमले लाया। हर गमले में अलग अलग पौधे थे, गेंदा, तुलसी, गुलाब, आम का नन्हा पौधा और बांस। माली ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये 5 पौधे हैं। इनकी बातें ध्यान से देखिए। ये आपके दरबारियों से ज्यादा समझदार हैं। दरबारियों में फिर हंसी छूट पड़ी। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, दिखाओ। माली ने सबसे पहले गेंदा का पौधा उठाया और बोला, गेंदा हमेशा सूरज की ओर मुंह करता है। उसे पता है कि रोशनी कहां से आती है। लेकिन आपके दरबारी, ये तो जहां चापलूसी का सूरज उगे उधर मुंह फेर लेते हैं। पर फर्क यह है कि गेंदा सच्चे सूरज की तरफ देखता है, दरबारी झूठे सूरज की तरफ। दरबारियों के चेहरे लाल हो गए। कुछ ने विरोध करना चाहा, लेकिन अकबर हंस पड़े। फिर माली ने तुलसी उठाई और बोला, तुलसी अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जो भी इसके पास आता है उसे लाभ मिलता है। लेकिन दरबारियों में कितने ऐसे हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं? ज्यादातर तो दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। अब दरबारियों का धैर्य टूटने लगा। एक बोला, जहां पनाह, यह माली हमें अपमानित कर रहा है। अकबर ने कहा, धैर्य रखो, अभी सुनो। माली ने गुलाब उठाया और कहा, गुलाब सुंदर है, लेकिन उसके कांटे भी हैं। वह यह सिखाता है कि जो भी सुंदर चीज हो उसमें आत्म सुरक्षा भी जरूरी है। लेकिन आपके दरबारी सिर्फ मीठे बोल बोलते हैं, पीठ पीछे किसी को भी डस लेते हैं। गुलाब अपनी सच्चाई नहीं छुपाता, लेकिन दरबारी मुखौटा पहनते हैं। अब तो पूरा दरबार खामोश हो गया। इसके बाद माली ने आम का पौधा दिखाया और बोला, आम का पेड़ जब फल से लग जाता है तो और झुक जाता है। यह नम्रता का प्रतीक है। लेकिन दरबारी जैसे जैसे ऊंचे पद पाते हैं वैसे वैसे अकड़ जाते हैं। आखिर में उसने बांस की ओर इशारा किया। बांस हवा के साथ झुक जाता है और जब आंधी गुजर जाती है तो सीधा खड़ा हो जाता है। यह धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। लेकिन आपके दरबारी छोटी सी आलोचना सुनते ही टूट जाते हैं, बगावत करने लगते हैं। दूसरा मोड़, दरबार की हलचल। अब पूरा दरबार सन्नाटा साधे बैठा था। अकबर भी गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा। कुछ पसीने में थे, कुछ झेंप कर नीचे देखने लगे। अकबर ने कहा, माली, तुम्हारी बातें गहरी हैं, लेकिन यह तो सिर्फ उदाहरण हुए।
तुम कैसे साबित करोगे कि ये पौधे वास्तव में अधिक समझदार हैं? माली मुस्कराया और बोला, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक प्रयोग करके दिखाऊं। अकबर ने हामी भर दी। तीसरा मोड़, प्रयोग की योजना। माली ने दरबार के 5 दरबारियों को चुना। एक अपनी चापलूसी के लिए मशहूर, दूसरा घमंडी, तीसरा ईर्ष्यालु, चौथा डरपोक और 5वां लालची। उसने उनके सामने 5 पौधे रख दिए। उसने कहा, हुजूर, मैं दरबारियों और पौधों दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा। जवाब से खुद पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा समझदार है। दरबार में उत्सुकता फैल गई। चौथा मोड़, सवाल जवाब। पहला सवाल, चापलूस दरबारी और गेंदा। माली ने दरबारी से पूछा, अगर कल को सूरज पश्चिम से उगे तो तुम क्या करोगे? दरबारी बोला, जहां पनाह, जैसा सूरज कहेगा मैं वैसा ही मानूंगा। सभी हंस पड़े। फिर उसने गेंदा के पौधे की ओर इशारा किया। गेंदा हमेशा पूरब की ओर झुका था। माली बोला, देखिए, गेंदा सच्चे सूरज की ओर देखता है। झूठा सूरज हो तो भी यह धोखा नहीं खाता। दूसरा सवाल, घमंडी दरबारी और आम का पौधा। दरबारी से पूछा, जब तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा तो तुम क्या करोगे? दरबारी बोला, मैं सबको आदेश दूंगा और अपना रुतबा दिखाऊंगा। आम का पौधा जमीन की ओर झुका था। माली बोला, देखिए, यह बताता है कि ऊंचाई मिलने पर और झुकना चाहिए। तीसरा सवाल, ईर्ष्यालु दरबारी और तुलसी। दरबारी से पूछा, अगर तुम्हारे साथी को इनाम मिले तो तुम्हारा क्या हाल होगा? दरबारी बोला, मैं ईर्ष्या से जलूंगा और उसे गिराने की कोशिश करूंगा। माली ने तुलसी की ओर इशारा किया। यह सुगंध फैलाती है, दूसरों को लाभ पहुंचाती है। यह दूसरों की तरक्की देखकर खुश होती है। चौथा सवाल, डरपोक दरबारी और बांस। दरबारी से पूछा, अगर कठिनाई आए तो तुम क्या करोगे? वह बोला, मैं टूट जाऊंगा, हार मान लूंगा। माली ने बांस की ओर इशारा किया। यह आंधी आने पर झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। कठिनाई के बाद फिर सीधा खड़ा हो जाता है। पांचवा सवाल, लालची दरबारी और गुलाब। दरबारी से पूछा, अगर तुम्हें धन मिले तो? वह बोला, मैं और लूटने की कोशिश करूंगा। माली ने गुलाब की ओर इशारा किया। गुलाब सुंदर है लेकिन लालच नहीं करता। वह अपने कांटों से दूसरों को चेतावनी देता है कि सीमाओं का उल्लंघन मत करो। पांचवा मोड़, बीरबल की एंट्री। अब तक पूरा दरबार चुपचाप देख रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि माली ने सिर्फ पौधों को समझदार नहीं बताया बल्कि हमें आईना दिखा दिया है। ये पौधे दरबारियों के दोष और गुण दोनों का प्रतिबिंब हैं। अगर दरबारी इन पौधों से सीख लें तो दरबार का वातावरण और पवित्र हो जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। बीरबल, तुम सही कहते हो। यह माली हमें बड़ा सबक दे गया है। अकबर ने आदेश दिया कि माली को दरबार का सम्मानित अतिथि बनाया जाए और उसे इनाम दिया जाए। साथ ही उन्होंने दरबारियों को चेतावनी दी, अगर तुम पौधों से कमतर रहोगे तो मेरे दरबार में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद से दरबारी भी पौधों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करने लगे। कुछ नम्र बने, कुछ धैर्यवान, कुछ सच्चे। कभी कभी सबसे सरल चीजें जैसे पौधे सबसे बड़े ज्ञान का स्रोत होती हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो मस्खरा जिसने कहा, मैं हंसी से अपराध भी कबूलवा सकता हूं। दरबार का वातावरण हमेशा कुछ अलग ही रंग लिए रहता था। कभी किसी सूफी फकीर की दुआओं से गलियारों में शांति घुलती तो कभी किसी पंडित की तर्क वितर्क से वहां की हवा गर्मा जाती।
और कभी कभी जब बादशाह अकबर का मन हल्का फुल्का होता तो मस्खरे और विदूषक दरबार की शोभा बढ़ा देते। एक दिन ऐसा ही हुआ। सुबह से ही बादशाह का मूड कुछ भारी था। दरबार में एक गंभीर मामला चल रहा था, चोरी का। लेकिन गवाह भी थे और तर्क भी, फिर भी चोर अपनी बातों से हर किसी को चकमा दे रहा था। कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं आ रहा था। अकबर परेशान हो गए। तभी पहरेदार ने सूचना दी कि बाहर से एक अजीब सा आदमी दरबार में मिलने की इजाजत चाहता है। वह आदमी लंबा चौड़ा नहीं था, बल्कि ठिगना, दुबला पतला और हंसमुख चेहरा लिए हुए था। उसके कपड़े भड़कीले थे, एक पगड़ी जिस पर 5 रंगों के पंख लगे थे और एक कुर्ता जिस पर चौखड़ी और गोल बिंदियों का अजीब मेल था। चलते चलते वह ठुमकता और लोगों को देखकर अचानक हंसी के फव्वारे छोड़ देता। जनाब, मैं मस्खरा हूं। मेरा दावा है कि हंसी से मैं अपराध भी कबूलवा सकता हूं, उसने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी और हल्की हंसी फैल गई। अकबर ने भौहें उठाई और बोले, अरे वाह, बड़ी लंबी छोड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? जहां पनाह लोग मुझे हंसुआ कहते हैं, क्योंकि जहां जाता हूं वहां लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और कोई भी राज छिपा नहीं पाता। हंसी दिल का ताला खोल देती है और मैं ताले खोलने में उस्ताद हूं। सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन अकबर गंभीर थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच हंसी से अपराध कबूल करवाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह दुनिया में कोई भी ताला चाबी से खुलता है, लेकिन कभी कभी हंसी भी वही काम कर देती है। पर यह बात सुनने में आसान लगती है, करने में कठिन। मुझे लगता है हमें हंसुए की कला की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तो ठीक है। जिस चोर की गुत्थी हम सुलझा नहीं पा रहे हैं उसे हंसुए के हवाले करो। देखता हूं यह अपनी हंसी से क्या कमाल करता है। हंसी की अदालत। अगले ही दिन चोरी के शक में पकड़े गए तीनों संदिग्ध दरबार में लाए गए। वे अलग अलग खड़े थे। उनमें से कोई मानने को तैयार नहीं था कि वही चोर है। हंसुआ मंच पर आ गया। उसने पहले सभी संदिग्धों को ध्यान से देखा और फिर अचानक उछलकर बोला, ओहो, ये तीनों मुझे देखकर डर क्यों गए? लगता है मेरे कपड़े उनसे भी ज्यादा चमकदार हैं, तभी इनके चेहरे का रंग उड़ गया है। सभी हंस पड़े। संदिग्ध भी होंठ दबाने लगे, लेकिन एक के चेहरे पर पसीना छलक आया। हंसुआ ने यह बारीकी पकड़ ली। उसने पास जाकर कहा, भाई, तुम्हारा पसीना बता रहा है कि चोरी में तूने वही मेहनत की है जो गधा बोझा ढोते समय करता है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंसा। संदिग्ध हड़बड़ा गया और बोला, नन्ही, मैं तो। लेकिन हंसुआ यहीं नहीं रुका। उसने दूसरा मजाक शुरू कर दिया। उसने तीनों से बारी बारी कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे। अगर तुम सचमुच चोर नहीं हो तो बताओ, चोरी करने के बाद आदमी सबसे पहले क्या करता है? नहा लेता है, छुप जाता है, या फिर चोरी का हिसाब बही खाते में लिखता है? पहले संदिग्ध ने हंसते हुए कहा, छुप जाता है। दूसरे ने कहा, नहा लेता है। तीसरा संदिग्ध चुप रहा। हंसुआ ने तुरंत लपककर कहा, आहा, चुप्पी में ही चोरी की आवाज है। यह वही आदमी है जिसने चोरी के बाद छुपने की बजाय अपने कपड़े ही नहीं बदले होंगे। भीड़ में फिर हंसी गूंज उठी। संदिग्ध सकपका गया और आखिरकार टूट गया। उसने हंसते हंसते ही चोरी कबूल कर ली। अकबर और दरबार दंग रह गए। बीरबल ने धीमे से कहा,
जहां पनाह कभी कभी हंसी वही कर देती है जो तलवार और कोड़े भी नहीं कर पाते। अकबर ने हंसुए को इनाम देने का आदेश दिया, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। मगर बीरबल की निगाहें गहरी थीं। उन्होंने गौर किया कि हंसुआ दरबारियों को हंसाने के साथ साथ उनकी आदतों और कमजोरियों को भी ध्यान से देख रहा है। उसके मजाक दरअसल बेहद सूक्ष्म थे। जैसे किसी ने चोरी कबूल की, वैसे ही किसी दरबारी से उसके निजी राज उगलवा ले। बीरबल के मन में शंका उठी। उन्होंने सोचा, यह आदमी अगर सचमुच इतना माहिर है कि हंसी से राज खुलवा सकता है, तो कहीं यह हमारे दरबार के रहस्यों का भी फायदा न उठा ले। वहीं दूसरी ओर हंसुआ अपनी सफलता से इतना खुश था कि उसने अकबर से कहा, जहां पनाह अगर इजाजत हो तो मैं एक दिन आपके दरबारियों की भी परीक्षा ले सकता हूं। मैं आपको साबित कर दूंगा कि हंसी सबसे बड़ी अदालत है। अकबर ने उत्सुकता में हामी भर दी। अब बीरबल को समझ आ गया कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो हंसुआ जिसने दरबार का सबसे बड़ा राज उगलवा दिया। बादशाह अकबर का दरबार अपनी नायाब घटनाओं और दिलचस्प किस्सों के लिए मशहूर था। जहां विद्वान पंडित, हाजिर जवाब कवि, चालाक मंत्री और हाजिर जवाब बीरबल मौजूद रहते थे, वहीं कभी कभी ऐसे अजीब लोग भी पहुंच जाते थे जो पूरे दरबार को उलझन में डाल देते थे। एक दिन दरबार में एक अनोखा आदमी हाजिर हुआ। उसके कंधे पर एक पुराना लेकिन चमकाया हुआ हंसुआ रखा था। उसकी चाल ढाल साधारण थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास झलकता था। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और दरबार में क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं कोई साधारण किसान नहीं हूं। मेरे पास यह हंसुआ है और इसकी ताकत इतनी है कि इसके सामने कोई भी अपने मन का सबसे बड़ा राज छुपा नहीं सकता। बस एक बार इसकी नोक सामने रख दीजिए, इंसान चाहे जितना बड़ा हो, उसकी ज़बान अपने आप सच उगल देगी। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई हंसा, कोई बोला, ये तो कोई चालबाजी लगती है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारा कोई भी दरबारी या मंत्री अगर इस हंसुए के सामने आएगा तो वह अपना छुपा हुआ राज उगल देगा? वह आदमी बोला, बिल्कुल हुजूर। हंसुआ खेत में घास को झूठ मूठ खड़ा रहने नहीं देता, उसी तरह यह इंसान के दिल की घास को भी काटकर बाहर निकाल देता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो फिर हम दरबार में इस हंसुए की परीक्षा करेंगे। पहले तुम अपना ही कोई राज कहो। वह आदमी झेंप गया और बोला, जहां पनाह, मेरा राज इतना छोटा है कि उसकी अहमियत नहीं, परंतु आपके दरबारियों के राज बड़े और छुपे हुए हैं। अब सारा दरबार हंसी में डूब गया। अकबर ने हुक्म दिया कि दरबारियों को एक एक कर इस हंसुए के सामने खड़ा किया जाए। सबसे पहले आया एक सेनापति। हंसुए के सामने आते ही वह अकड़कर खड़ा रहा, लेकिन कुछ ही क्षण में उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने घबराकर कह दिया, जहां पनाह, सच यह है कि पिछले महीने मैंने अपनी सेना की घोड़ों की चारे की गिनती बढ़ाकर हिसाब में गड़बड़ी की थी। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। सेनापति ने जो स्वीकार किया वह अकबर के लिए भी अप्रत्याशित था। फिर एक अमीर व्यापारी आया। उसने हंसुए को देखा और अचानक बोल पड़ा, हुजूर, मैंने बाजार में नमक की कीमतें बढ़वाने के लिए झूठा अकाल फैलाया था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। एक एक करके कई दरबारियों और अधिकारियों ने अपने अपने छुपे अपराध और राज उगल दिए। ऐसा लग रहा था मानो हंसुआ सचमुच इंसान के दिल से झूठ की परत काटकर अलग कर देता हो। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है।
देखो तो यह हंसुआ तुम्हारे मन से कौन सा राज निकालता है। सारा दरबार चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। हंसुए के सामने खड़े होकर उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा राज यही है कि मैं जानता हूं यह हंसुआ किसी भी इंसान से कोई राज नहीं उगलवा सकता। असली हंसुआ तो इस आदमी की बातों में छुपा है, डर और मनोविज्ञान का हंसुआ। जब यह कहता है कि यह चीज राज उगलवा देती है, तो इंसान डर और अपराध बोध से खुद ही सच उगल देता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर सच का हंसुआ चला दिया। असली ताकत इस लोहे के टुकड़े में नहीं, बल्कि इंसान की अंतरात्मा और डर में छुपी होती है। अकबर ने उस मस्खरे से व्यक्ति को कुछ इनाम देकर विदा किया और आदेश दिया कि जिन लोगों ने अपने अपराध कबूले हैं, उन पर उचित कार्यवाही की जाए। दरबारियों ने मन ही मन ठान लिया कि आगे से कोई भी कुकर्म छुपाना आसान नहीं होगा, क्योंकि सच चाहे देर से निकले, बीरबल जैसे लोग उसे बाहर जरूर ले आते हैं। इस कहानी से सीख, सच को छुपाने की कोशिश कितनी भी की जाए, डर और अंतरात्मा की चुभन उसे बाहर निकाल ही देती है। असली ताकत किसी औजार या वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान में होती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो गवैया जिसने कहा, मेरी आवाज से झूठ भी सच लगने लगता है। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन हल्की हल्की ठंडक घुली हुई थी। सुबह के समय महल की गलियों से आती बयार में गुलाब और चंदन की खुशबू तैर रही थी। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सामने दरबारी पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। पर आज दरबार का रंग कुछ अलग ही था, क्योंकि शाही गवैया प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दरबार में गवैये, कवि और कलाकार आए हुए थे। अकबर हमेशा कला और संगीत के प्रशंसक रहे थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया था कि इस प्रतियोगिता में जो भी सबसे अनोखा हुनर दिखाएगा, उसे शाही इनाम मिलेगा। दरबारियों में हलचल थी, हर कोई उत्सुक था कि आज कौन दरबार में छा जाएगा। गवैये का आगमन। भीड़ के बीच से एक लंबा, दुबला-पतला पर आत्मविश्वास से भरा गवैया आगे आया। उसके चेहरे पर घमंड की हल्की सी परछाई थी। उसने झुककर सलाम किया और फिर अकबर को संबोधित किया, जहां पनाह, मैं सिर्फ गाना नहीं गाता, मेरी आवाज में जादू है। अगर मैं चाहूं तो मेरी आवाज से झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। दरबार में ठहाकों की आवाज गूंज उठी। कोई बोला, वाह क्या घमंड है, तो कोई बोला, ये गवैया तो अपने को जादूगर समझता है। लेकिन अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वे जानते थे कि दरबार में अक्सर ऐसे दावे करने वाले लोग आते हैं। कुछ खोखले निकलते हैं और कुछ अपनी अजीबोगरीब कला से सबको हैरान कर देते हैं। अकबर की उत्सुकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, गवैये, तुमने बड़ी बड़ी बातें कर दी। अच्छा, अगर तुम्हारी आवाज इतनी ताकतवर है कि झूठ को सच बना सकती है, तो हमें सबूत दो। गवैया तनकर खड़ा हो गया। हुजूर, आप जो चाहें मुझसे कहलवाइए, मैं उसे गाकर ऐसा बना दूंगा कि हर सुनने वाला उसे सच मानेगा। दरबार सन्नाटे में बदल गया। सबकी नजरें अब गवैये और अकबर पर टिक गईं। बीरबल की मुस्कुराहट। बीरबल उस वक्त चुपचाप कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि दरबार में जो व्यक्ति जितना ऊंचा दावा करता है, उतना ही तेजी से गिरता भी है। मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस तमाशा देखने लगे। पहला इम्तिहान। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम यह गाकर दिखाओ कि आज सूरज पश्चिम से निकला है। अगर तुम्हारी आवाज सचमुच झूठ को सच बना देगी, तो दरबार के लोग भी मान लेंगे।
गवैये ने अपनी तान छेड़ी। उसकी आवाज बुलंद और मधुर थी। उसने गाया, पश्चिम से निकला सूरज आज, धरती पे बरसाए उजियारा आज। आवाज इतनी मीठी और गूंजदार थी कि सुनने वाले क्षण भर को ठिठक गए। दरबार में कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे, सच में तो सूरज पूरब से ही निकला, लेकिन ये गाना सुनकर लगता है कि पश्चिम से ही निकला होगा। कुछ भोले भाले दरबारी तो सिर हिलाने लगे, मानो मान बैठे हों। अकबर भी थोड़ा मुस्कुराए, पर उनकी नजर बार बार बीरबल की ओर जा रही थी। बीरबल की चुप्पी। बीरबल अब भी खामोश थे। अकबर ने सोचा, जब तक बीरबल कुछ नहीं कहेंगे, मैं इस गवैये की बात पर भरोसा नहीं करूंगा। गवैये ने मौका भांपकर अकबर की तरफ झुककर कहा, जहांपना, देखा मेरी आवाज का असर? लोग मान गए न? अकबर ने कहा, अभी तो पहला इम्तिहान था, दूसरा भी होगा। दूसरा इम्तिहान? अकबर ने कहा, गाकर यह कहो कि पानी आग से भी ज्यादा गर्म होता है। गवैये ने अपनी तान लगाई और बड़ी शिद्दत से गाया, आग की तपिश से भी तेज है पानी, उसकी गर्मी में पिघल जाए जानी। इस बार भी आवाज ने जादू कर दिया। कुछ दरबारी सोचने लगे, शायद सच ही है। जब पानी उबलता है तो आग से भी तेज लगता है। गवैया और ज्यादा अकड़ गया। उसने कहा, जहांपना, आप देख रहे हैं न मेरी आवाज कैसी सच्चाई बुन देती है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम भी मानते हो कि इस गवैये की आवाज से झूठ सच लगने लगता है? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, यह गवैया वाकई गाने में निपुण है। इसकी आवाज दिल को भा जाती है। लेकिन जो बात सच नहीं है, वो सिर्फ आवाज से सच नहीं हो सकती। दरबारियों की आंखें और अक्ल अभी बची हुई हैं। गाना कानों को भले बहका दे, लेकिन आंखें धोखा नहीं खाती। गवैये ने तुरंत कहा, बीरबल, आप ही मेरी कला को झूठा बता रहे हैं। अगर हिम्मत है तो आप मुझे ऐसा झूठ बोलने को कहिए जिसे मैं सच साबित न कर सकूं। बीरबल की परीक्षा। बीरबल खड़े हुए और गवैये की ओर देखते हुए बोले, अच्छा, तो तुम यह गाकर दिखाओ कि बादशाह अकबर गरीब हैं और उनके पास खाने तक को नहीं है। अगर दरबार में एक भी व्यक्ति इसे सच मान ले तो मैं तुम्हें मान लूंगा। गवैया घबरा गया, मगर चुनौती छोड़ना उसके घमंड के खिलाफ था। उसने गाना शुरू किया, गरीब है बादशाह, भूखा है ताजदार, न महल न दौलत न सोने का संसार। उसकी आवाज गूंजी, पर इस बार दरबारियों की हंसी फूट पड़ी। सबने कहा, अरे ये कैसा झूठ है? हमारे सामने ही तो सोने चांदी के खजाने रखे हैं और महल की दीवारें हीरे जवाहरात से जड़ी हैं। अकबर ने मुस्कुराकर गवैये से कहा, तो अब तुम्हें समझ आया। आवाज कितनी भी मीठी हो, लेकिन हकीकत के सामने झूठ टिक नहीं सकता। गवैये का चेहरा उतर गया। उसकी अकड़ गायब हो गई। बीरबल ने कहा, जहांपना, कला का काम है लोगों के दिलों को खुश करना, उनके मन को छूना। लेकिन अगर कला का इस्तेमाल सच को झूठ या झूठ को सच बनाने में हो तो वह कला नहीं, छल बन जाती है। इस गवैये की आवाज बेशक अनोखी है, पर इसे अपनी कला पर घमंड नहीं, विनम्रता रखनी चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और गवैये को समझाया, तुम्हारी कला अनमोल है। इसका इस्तेमाल सच को सजाने में करो, झूठ को सच बनाने में नहीं। गवैये ने सिर झुकाकर माफी मांगी और बीरबल को प्रणाम किया।
इस घटना से दरबारियों ने सीखा कि कला चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, अगर उसका इस्तेमाल छल में किया जाए तो उसका मूल्य घट जाता है। असली कलाकार वही है जो सच को और सुंदर बनाकर दुनिया के सामने रखे। अगली नई कहानी, बीरबल और वो ज्योतिषी जिसने कहा, मैं दरबार के हर आदमी का राज उनकी आंखों से पढ़ सकता हूँ। अकबर के दरबार में आए दिन कोई न कोई नया तमाशा, नई शर्त या नया दावेदार हाजिर हो ही जाता था। कोई गायक अपने स्वर पर घमंड करता तो कोई कवि अपनी कविताओं पर, कोई पहलवान अपनी ताकत पर और कोई विद्वान अपने ज्ञान पर उस दिन जो शख्स दरबार में पहुंचा उसने अपनी बात ही कुछ अलग अंदाज में कही। वह लंबा चौड़ा, झक्क सफेद दाढ़ी वाला, सिर पर रेशमी पगड़ी और हाथ में जड़ी बूटी से बनी माला लपेटे हुए एक ज्योतिषी था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं और वह उन आंखों को घुमाकर इस तरह देख रहा था जैसे सामने वाले का दिल ही पढ़ लेगा। दरबार में उसने अकबर को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं कोई साधारण ज्योतिषी नहीं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं किसी भी इंसान की आंखों में देखकर उसका हर राज जान सकता हूँ। कौन झूठ बोल रहा है, किसके मन में क्या है, किसने कौन सा गुनाह किया है और कौन किस ख्वाब में जी रहा है, सब कुछ मेरी नजरों से साफ साफ नजर आ जाता है। अकबर, जो तमाशे और नई नई चीजों के बेहद शौकीन थे, तुरंत मुस्कुराए। वाह, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी कला की परीक्षा यही दरबार में होनी चाहिए। अगर तुम सचमुच आंखों से सब कुछ पढ़ सकते हो तो तुम्हें सोने से लाद दिया जाएगा, और अगर तुम्हारी बातें सिर्फ हवा हवाई निकली तो फिर। ज्योतिषी ने तुरंत बीच में टोका, जहांपनाह, मुझे किसी इनाम की लालच नहीं। मेरा मकसद है कि मैं अपनी विद्या से साबित कर दूं कि इस धरती पर आंखों जैसा सच्चा आईना और कुछ नहीं। दरबार गूंज उठा। कोई कह रहा था, वाह, अब तो असली मजा आएगा। कोई बुदबुदा रहा था, ये ज्योतिषी ज्यादा चालाक मालूम पड़ता है। बीरबल, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर झुके। जहांपनाह, जरा ठहर कर देखिए। ऐसे दावे अक्सर शब्दों में बड़े और हकीकत में खोखले निकलते हैं। अकबर हंस पड़े। तो फिर बीरबल, क्यों न तुम ही इसकी परीक्षा लो। आखिर तुम्हारी समझदारी सब जानते हैं। ज्योतिषी ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। उसकी गहरी आंखें बीरबल पर टिकीं। मंत्री जी, मैं आपकी आंखों से आपके बचपन के रहस्य भी खोल सकता हूं। दरबारियों ने ठहाका लगाया। बीरबल शांत स्वर में बोले, रहस्य खोलना आसान है पर सच बोलना कठिन। अच्छा, अगर तुम्हारी विद्या इतनी गहरी है तो आओ एक एक कर सबकी परीक्षा लो। पहली परीक्षा, एक दरबारी का झूठ। अकबर ने एक दरबारी को बुलाया। वह दरबारी अक्सर अपनी ईमानदारी का दावा करता था पर चुपके चुपके रिश्वत लेने में माहिर था। ज्योतिषी ने उसकी आंखों में देखा और जोर से कहा, तुम्हारे चेहरे पर तो ईमानदारी का मुखौटा है, पर आंखों में छुपा डर बता रहा है कि तुम चोरी छुपे रुपए खाते हो। दरबारी का चेहरा लाल पड़ गया। दरबार में हंसी छूट पड़ी। अकबर ने ठंडी निगाह डाली, सच बताओ, क्या ये बात सही है? दरबारी बगले झांकने लगा और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, गलती हो गई। आगे से कसम खाकर कहता हूं। ज्योतिषी गर्व से सीना चौड़ा करके बोला, जहांपनाह, देखा, मेरी नजर कभी धोखा नहीं खाती। दूसरी परीक्षा, हिम्मत का दावा। अब बुलाया गया एक सैनिक को जो अपनी बहादुरी पर हमेशा इतराता था। ज्योतिषी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम अपने आप को वीर बताते हो पर तुम्हारी आंखों में वह चमक नहीं। दरअसल जब असली खतरा सामने आता है तो तुम्हारे पैरों में कांप आ जाती है। सैनिक का सिर झुक गया।
अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो क्या यह सच है? सैनिक ने धीरे से कहा, हुजूर, एक बार युद्ध में मैं सचमुच डर गया था और पीछे हट गया था। दरबार फिर से गूंज उठा। तीसरी परीक्षा, दरबारी कवि। अब बुलाया गया एक कवि। उसकी आदत थी कि वह किसी की भी चापलूसी में कविता सुना देता। ज्योतिषी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में झूठे शब्दों की परछाई है। तुम कविता नहीं, मक्खन बेचते हो। तुम्हारे शेर असली नहीं, सिर्फ खुशामद हैं। कवि तिलमिला उठा, पर दरबार में सभी उसकी आदत जानते थे। वह चुप होकर बैठ गया। अब बारी आई बीरबल की। ज्योतिषी ने अपनी आंखें बीरबल पर गड़ा दी। कुछ क्षण वह चुप रहा, फिर बोला, मंत्री जी, आपकी आंखों में हजारों कहानियां हैं, पर मुझे लगता है आप भी बहुत कुछ छुपाते हैं। आप दरबार के सबसे चालाक आदमी हैं। दरबारियों ने शोर मचाया, वाह, इसने तो सच कह दिया। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ज्योतिषी जी, आपकी कला अभी अधूरी है। किसी का सच सिर्फ उसकी आंखों से नहीं जाना जा सकता। आंखें झूठ भी बोल सकती हैं। ज्योतिषी हंस पड़ा, नहीं मंत्री जी, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। बीरबल ने पलटकर कहा, तो फिर अगर मैं तुम्हें धोखा दूं और मेरी आंखें कुछ और कहें तो क्या तुम पहचान पाओगे? ज्योतिषी ने छाती ठोक दी, बिल्कुल। बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर एक कागज पर कुछ लिखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। वह लौटे और बोले, मैंने इस कागज पर एक बात लिखी है। तुम मेरी आंखों में देखकर बताओ कि क्या लिखा है। ज्योतिषी ने घूर घूर कर देखा, माथे पर बल डाले, फिर बोला, इसमें लिखा है, जहां पनाह अकबर महान है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसे, अगर ऐसा लिखा है तो बढ़िया अनुमान है। बीरबल ने कागज खोलकर दिखाया। उसमें लिखा था, ज्योतिषी झूठा है। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें ज्योतिषी पर टिक गईं। बीरबल बोले, देखा जहांपना, इसने मेरी आंखों से सच पढ़ने का दावा किया पर झूठ बोला। आंखें तो चुप रहती हैं, असली सच दिमाग और नियत में छुपा होता है। अगर आंखें सब राज खोल देती तो आज तक कोई चोर, कोई गुनहगार बच ही नहीं पाता। अकबर जोर से हंसे और बोले, वाह बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी विद्या समझ और बुद्धि की होती है। दरबार गूंज उठा। ज्योतिषी शर्म से सिर झुकाकर चला गया। कहानी से सीख, सिर्फ दावा करने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। सचमुच का ज्ञान वही है जो कठिन परिस्थिति में भी परखा जाए। आंखें बहुत कुछ कह सकती हैं, पर सच्चाई को परखने के लिए बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दर्जी जिसने हर किसी का नाप बदल दिया। दरबार का वह दिन बड़ा ही रोचक और हल्का फुल्का था। बादशाह अकबर हमेशा की तरह अपने आसन पर विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। सुबह सुबह ही बादशाह ने कहा था, आज किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो हमें हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी करे। जैसे ही यह बात हुई, महल के बाहर से एक शोर उठा। दरबान भीतर आए और बोले, जहांपनाह, बाहर एक दर्जी खड़ा है। कहता है कि वह न केवल कपड़े सीता है बल्कि लोगों का असली नाप भी बता सकता है, और जो चाहे उसका नाप बदल भी सकता है। अकबर मुस्कराए, नाप बदलने वाला दर्जी, यह तो गजब की बात है। बुलाया जाए उसे। दर्जी अंदर आया।
उसका पहनावा साधारण था, लेकिन चाल बड़ी आत्मविश्वासी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं वह दर्जी हूं जिसकी कैंची कपड़े ही नहीं काटती बल्कि इंसानों के छल, ढोंग और झूठ भी काट देती है। मेरी सुई सिर्फ कपड़े नहीं सीती बल्कि आदमियों के असली रूप को उजागर करती है। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कोई हंसने लगा, कोई माथा पकड़ने लगा। अकबर ने हंसकर कहा, तो फिर शुरू कीजिए, दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। दर्जी बोला, हुजूर, मैं हर दरबारी का नाप लूंगा, लेकिन यह नाप उनके कपड़े का नहीं होगा बल्कि उनके स्वभाव, उनके लालच और उनकी ईमानदारी का होगा। जो सबसे सच्चा होगा उसका नाप सही निकलेगा और जो झूठा होगा उसका नाप मैं बदल दूंगा। दरबारियों का नाप। सबसे पहले आया मीर मंजिलदार। दर्जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, हुजूर, आपका नाप बढ़ा चढ़ा है। कपड़ा तो आधा चाहिए, लेकिन आप दोगुना मांगते हैं, यानी आप झूठी शान में रहते हैं। मीर मंजिलदार तमतमा गया, लेकिन सब हंस पड़े। फिर आया एक और दरबारी। दर्जी ने कहा, आपका नाप इतना तंग है कि आपकी सांस भी अटक रही है, यानी आप दूसरों को जगह ही नहीं देते, सब अपने लिए ही चाहते हैं। धीरे धीरे हर दरबारी का नाप लिया गया। हर किसी पर दर्जी ने ऐसा तंज कसा कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल की बारी। अब बीरबल आगे आए। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। दर्जी ने उन्हें ध्यान से देखा। हुजूर, दर्जी बोला, आपका नाप सबसे कठिन है, क्योंकि आप हर किसी का नाप बदल देते हैं, कभी मजाक में, कभी समझदारी में। आप लोगों की सोच को तंग से चौड़ा और चौड़े को सटीक कर देते हैं। आपका असली हुनर यही है। अकबर हंस पड़े, वाह, यह बात तो सच है। बीरबल हमेशा हर किसी का नजरिया बदल देते हैं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, नाप बदलना आसान है, लेकिन सही नाप बताना कठिन। यही कारण है कि लोग दर्जी के पास बार बार जाते हैं। कपड़ा बदलता है, लेकिन इंसान का स्वभाव नहीं बदलता। दर्जी की असली चाल। लेकिन बीरबल की आंखें दर्जी पर टिकी थीं। उन्होंने गौर किया कि यह दर्जी हर दरबारी को चुटकी लेकर ऐसी बात कह रहा है जो उनके मन की गहराई में छिपी सच्चाई को उजागर कर देती है। बीरबल ने सोचा, यह आदमी साधारण दर्जी नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, मियां दर्जी, तुम यह सब कैसे जान लेते हो? किसकी शान झूठी है, किसकी सांस तंग है? दर्जी मुस्कराया, हुजूर, मैं सुई धागे से ज्यादा आंखों की धागेबाजी जानता हूं। जो इंसान झूठा है उसकी चाल अलग होती है। जो लालची है उसकी आंखें फैल जाती हैं, और जो सच्चा है उसकी नजर स्थिर होती है। मैं कपड़े नहीं देखता, इंसान देखता हूं। यह सुनकर दरबार सन्न रह गया। अकबर की परीक्षा। अकबर ने शौक से कहा, तो फिर हमारा नाप बताओ। दर्जी ने अकबर को देखा, फिर झुककर कहा, जहां पनाह, आपका नाप सबसे सटीक है। आप इतने बड़े बादशाह हैं, लेकिन आपकी आंखों में मासूमियत अब भी बच्चे जैसी है। यही वजह है कि लोग आपसे डरते कम हैं और प्यार ज्यादा करते हैं। अकबर खुश हो गए। बीरबल का प्रश्न। लेकिन बीरबल चुप नहीं रहे। उन्होंने पूछा, मियां दर्जी, तुम हर किसी का नाप बदलते बदलते दरबार का सच क्यों उगलवा रहे हो? कहीं तुम्हारा इरादा दरबारियों को नीचा दिखाने का तो नहीं? दर्जी सकपका गया। वह बोला, हुजूर, सच कहूं तो मैं दर्जी कम और सोचने वाला ज्यादा हूं,
लोग मेरे पास आते हैं कपड़े सिलवाने, लेकिन मैं उनके स्वभाव का नाप लेकर लौटाता हूँ। आज दरबार में आकर मैंने बस वही किया है। अगर किसी को चोट पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह दर्जी भले ही सच बोल रहा है, लेकिन इसकी आदत खतरनाक है। अगर यह दरबारियों के राज यूं ही उजागर करता रहा तो कोई इसे मार डालेगा। मेरा सुझाव है कि इसे शाही दर्जी बना दिया जाए, ताकि यह सच्चाई केवल आपके सामने ही कह सके। अकबर को यह बात पसंद आई। उन्होंने दर्जी को शाही दर्जी बना दिया। कहानी से सीख। कहानी हमें यह सिखाती है कि कपड़ों का नाप तो दर्जी बदल सकता है, लेकिन असली नाप इंसान का स्वभाव होता है। जो आदमी दूसरों के दोष उजागर करता है उसे समझदारी से संभालना चाहिए, वरना सच कभी कभी तलवार से भी धारदार साबित हो सकता है। सोचिए जरा, अकबर का दरबार गूंज रहा है हंसी ठिठोली से, लेकिन अचानक एक मंत्री खड़ा होकर ऐसी शर्त रख देता है जिसे सुनकर बादशाह तक हैरान हो जाते हैं। वो शर्त इतनी चालाक थी कि अगर बीरबल एक कदम भी गलत रखते तो उनकी पूरी बुद्धि, उनका पूरा नाम मिट्टी में मिल जाता। आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था? और क्या बीरबल इस बार सचमुच मात खा जाते, या फिर अपनी वही मशहूर हाजिर जवाबी से सबको दंग कर देते? आइए सुनते हैं पूरी दास्तान। मंत्री ने बीरबल को मात देने के लिए रखी चालाक शर्त। दरबार में उस दिन अजब माहौल था। अकबर बादशाह अपनी ऊंची तख्तनशीन गद्दी पर विराजमान थे, हाथ में मोती जड़ी छड़ी और मूंछों को ऐंठते हुए बड़े ही ठाठ से दरबार की ओर देख रहे थे। दरबारी भी मुस्कुराहटों और चुगलियों में लगे थे, लेकिन बीरबल, वो हमेशा की तरह शांत अपनी जगह पर बैठे सबको देख रहे थे, जैसे किसी किताब के पन्ने पलट रहे हों। अकबर ने अचानक जोर से कहा, दरबारियों, आज मैं चाहता हूं कि कुछ नया हो। रोज रोज वही कविताएं, वही शेरो शायरी, वही शिकवे शिकायतें। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मेरे दिमाग की नसें खिंच जाए। तभी एक मंत्री खड़ा हुआ। यह मंत्री लंबे समय से बीरबल से चिढ़ता था। उसकी वजह बड़ी साधारण थी। जहां वह अपनी अकल का दिखावा करता, वहां बीरबल अपनी सधी हुई हाजिर जवाबी से उसे चुप करा देते, और अकबर की मुस्कुराहट मंत्री की जलन और गहरी कर देती। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं बीरबल के सामने एक शर्त रखना चाहता हूं। ऐसी शर्त जिसे जीतना इतना आसान न हो। अकबर ने भौहें उठाई। ओह, तो आज दरबार मजेदार होने वाला है। बताओ मंत्री जी, क्या है तुम्हारी शर्त? मंत्री मुस्कुराया। उसके होठों पर आत्मविश्वास और आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। जहां पनाह, बीरबल हर बात को तोलमोल कर जवाब देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इन्हें मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होगा। कोई तर्क नहीं, कोई उदाहरण नहीं, कोई हाजिर जवाबी नहीं, बस हाँ या ना। दरबारियों ने ताली बजाई, कुछ ने दांत निपोरे, किसी ने फुसफुसाकर कहा, वाह, अब तो बीरबल की खैर नहीं। उनकी पूरी ताकत ही तो उनकी बातें हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बढ़िया मंत्री जी, ये तो सचमुच दिलचस्प है। बीरबल, तुम्हें मंजूर है? बीरबल ने धीमी मुस्कान दी। जहां पनाह, अगर बादशाह सलामत को मजा आए तो बीरबल अपनी जान भी हाना में लगाने को तैयार है। अकबर हंस पड़े। ठीक है, शुरू करो मंत्री जी, देखते हैं तुम्हारे सवालों में कितना दम है। मंत्री ने सोचा, आज तो बीरबल को चुप कराने का दिन है। उसने पहला सवाल किया,
बीरबल, क्या ये सच है कि इस दरबार में सबसे बड़ा बुद्धिमान आप ही हैं? बीरबल मुस्कुराए। अगर वे हां कहते तो अहंकारी समझे जाते, ना कहते तो अपनी ही साख मिटा देते। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे सिर्फ हाना बोलना है ना? अकबर ने सिर हिलाया। हां, यही शर्त है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो मेरा जवाब है ना। दरबार में कानाफूसी होने लगी। मंत्री के चेहरे पर विजय की चमक आ गई। तो आप मानते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान नहीं हैं? बीरबल ने वही शांत चेहरा बनाए रखा। हां। अकबर ने चुटकी ली। ओहो, तो बीरबल, तुम कह रहे हो कि दरबार में कोई और तुमसे ज्यादा अक्लमंद है? बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और सिर झुका दिया। हां। दरबारी खिलखिला पड़े। मंत्री का सीना और चौड़ा हो गया। मंत्री ने दूसरा सवाल दागा, तो क्या यह सच है कि आपसे बड़ा मूर्ख भी इस दरबार में बैठा है? बीरबल ने कहा, हां। यह सुनते ही दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने हंसते हंसते कहा, मंत्री जी, अब तो मुझे लग रहा है तुम्हारे सवाल खुद तुम्हें ही फंसा देंगे। लेकिन मंत्री हार मानने को तैयार कहाँ थे। उन्होंने और पेचीदा सवाल दागे। क्या आप मानते हैं कि बादशाह सलामत कभी गलत फैसला कर सकते हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली। सबकी निगाहें उन पर थीं। उन्होंने कहा, हां। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें फैल गईं। क्या कहा तुमने? बीरबल ने नम्रता से दोहराया। हां। अकबर ने ठहाका लगाया। वाह, ये हुई न सच्चाई की बात। कम से कम मुझे भी इंसान समझा। दरबारी हक्के बक्के रह गए। वे सोच रहे थे कि बीरबल इस बार सचमुच बर्बाद हो गए। लेकिन अकबर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि और मजा आने लगा। मंत्री ने मुंह बिचकाया और आखिरी चाल चली। बीरबल, अब मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी सवाल है, और अगर तुमने इसे हां या ना में जवाब दिया तो तुम्हारी साख हमेशा के लिए मिट जाएगी। सवाल यह है, क्या तुम मानते हो कि बीरबल नाम का आदमी कभी झूठ भी बोल सकता है? दरबार में सबकी सांसें थम गईं। अगर बीरबल हां कहते तो उनकी ईमानदारी पर शक हो जाता। अगर ना कहते तो लोग समझते कि वे खुद को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। अकबर मुस्कुराकर बोले, लो भाई, अब देखता हूं बीरबल कैसे बचते हैं। बीरबल ने गहरी सांस ली, पल भर सोचा, फिर शांति से बोले, जहां पनाह, मेरा जवाब है हां। पूरा दरबार हक्का बक्का। मंत्री उछल पड़ा। देखा देखा, ये मान गए कि ये झूठ भी बोलते हैं। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमकी। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुमने तो खुद अपनी साख पर दाग लगा दिया। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर मैं ना कहता तो वो भी झूठ होता, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी झूठ बोल ही देता है। और अगर मैं हां कहता हूं तो सच बोल रहा हूं। लेकिन सच यह है कि आज तक मैंने आपसे और इस दरबार से कभी झूठ नहीं बोला। दरबार गूंज उठा तालियों से। अकबर खिलखिलाकर हंसे और अपनी छड़ी बजाई। शाबाश बीरबल, तुमने तो इस शर्त को भी उल्टा कर दिया। मंत्री जी, लगता है आपकी चालाक शर्त भी बीरबल की अक्ल के सामने छोटी पड़ गई। मंत्री बुरी तरह सकपका गया। उसने सोचा था कि बीरबल की बोलती बंद कर देगा, लेकिन बीरबल ने तो उसके ही सवालों से उसे नीचा दिखा दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, मंत्री जी, आज से आप अपने कमरे में हाना खेलते रहना। दरबार में ये खेल सिर्फ बीरबल के लिए है।
पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और उस दिन एक बार फिर साबित हो गया कि बीरबल की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं। कहानी से सीख, सिर्फ सवालों की चालाकी से कोई बुद्धिमान को मात नहीं दे सकता। सच्चाई और विवेक हमेशा सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जूता बनाने वाला जिसने अकबर को पहनाई उल्टी जोड़ियों की साजिश। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के महल में अकबर बादशाह सुबह उठे। सूरज की किरणें शाही खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थीं। अकबर हमेशा की तरह अपनी ताजगी भरी चाल से उठे और नौकरों ने उनके सामने शाही कपड़े और जूते रख दिए। अकबर ने कपड़े तो बड़े शान से पहन लिए, लेकिन जैसे ही जूतों की ओर बढ़े उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बायां जूता दाएं पैर में और दायां जूता बाएं पैर में फंसा दिया गया था। अकबर को लगा कि शायद गलती से उन्होंने खुद ही गलत पहन लिया हो, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो चौंक गए। जूते का आकार ही उल्टा बना हुआ था। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या बेहूदगी है? शाही जूते बनाने वाले ने मुझसे मजाक किया है या पागल हो गया है? नौकर घबराकर झुक गए। जहां पनाह, हमने तो बस वैसे ही जूते लाकर रख दिए जैसे कारखाने से आए थे। अकबर तमतमाए, दरबार में बुलाओ उस जूता बनाने वाले को। अभी पूछता हूं क्यों मेरी शाही चाल बिगाड़ने पर तुला है। दरबार में जब अकबर पहुंचे तो चारों ओर कानाफूसी थी। दरबारी आपस में कह रहे थे, लगता है आज किसी की खैर नहीं। अरे भाई, शाही जूतों से छेड़छाड़ करना मौत को बुलावा है। थोड़ी देर में जूता बनाने वाला, जो लंबे समय से दरबार के लिए जूते बनाता था, घबराता हुआ आया। वह अकबर के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अकबर ने गुस्से से कहा, ऐ बेअक्ल, तूने मेरे लिए ऐसे जूते क्यों बनाए जिनमें कदम रखना भी मुश्किल है? क्या तू जानता नहीं कि मैं शाही बादशाह हूं? जूता बनाने वाले ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने तो सिर्फ वही किया जो आप जैसे महान बादशाह के लायक है। मैंने सोचा, दुनिया में हर कोई सीधा चलता है, लेकिन अगर बादशाह सलामत उल्टा भी चले तो भी लोग कहेंगे, देखो अकबर बादशाह कितने अनोखे हैं। दरबार में हल्की हंसी फूट पड़ी। अकबर ने आंखें तरेरी। मूर्ख, तू कह रहा है कि मैं उल्टे जूते पहनूं और लोग मेरी तारीफ करें? जूता बनाने वाला डरते हुए बोला, जहां पनाह, यही तो साजिश थी। मैंने सोचा अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो मैं कहूंगा कि केवल अकबर बादशाह की चाल सबसे अलग है। अकबर ने गुस्से में छड़ी पटकी। बीरबल कहाँ है? बुलाओ उसे। बीरबल दरबार में आए। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। अकबर ने कहा, बीरबल, ये देखो, शाही जूतों की जोड़ी ऐसी बनाई गई है कि दाएं को बाएं और बाएं को दाएं पहनना पड़ता है। अब बताओ, ये जूता बनाने वाला दोषी है या कोई बड़ी चालाकी कर रहा है? बीरबल ने मुस्कुराकर जूतों को उठाया, ध्यान से देखा और बोले, जहां पनाह, ये मामला सिर्फ एक जूते का नहीं है, ये मामला है सोच का। दरबारी चौंक गए। सोच का? ये कैसी पहेली है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जूता बनाने वाले ने दरअसल ये साबित करने की कोशिश की है कि जब दुनिया अंधी होकर सत्ता के पीछे चलती है तो सही गलत का फर्क मिट जाता है। अगर बादशाह उल्टे जूते पहनकर भी चलें तो लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि उन्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं होगी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो ये मेरे खिलाफ साजिश है? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं जहांपना, ये साजिश नहीं बल्कि आईना है। जूता बनाने वाले ने बस आपको वो हकीकत दिखाने की कोशिश की है जिसे दरबारी अक्सर छुपा देते हैं।
दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। कुछ दरबारी सोच में डूब गए, क्या सचमुच हम हर बार सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, तो अब क्या किया जाए? इस जूता बनाने वाले को सजा दूं या इनाम? बीरबल ने शरारती अंदाज में कहा, जहां पनाह इसे सजा देना तो आसान है, लेकिन इनाम देना कठिन। क्यों न इसे इनाम देकर हम दरबार को यह सबक दें कि यहां सिर्फ चापलूसी नहीं बल्कि सच्चाई की भी कद्र होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर सबको आईना दिखा दिया। ठीक है, जूता बनाने वाले को इनाम मिलेगा, लेकिन हुक्म यह है कि आगे से शाही जूतों में कोई प्रयोग नहीं होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जूता बनाने वाला राहत की सांस लेकर बाहर निकला और बीरबल की तरफ झुककर बोला, मंत्री जी, आपकी वजह से मेरी जान बची। बीरबल ने हंसकर कहा, याद रखो, जूता चाहे उल्टा हो या सीधा, पहनने वाला वही होता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सीधी ही रहती है। उस दिन दरबार ने यह सीखा कि सत्ता का असली सम्मान चापलूसी से नहीं बल्कि सच्चाई से होता है। कहानी से सीख, अगर सत्ता उल्टी चाल भी चले तो चापलूस लोग ताली बजाते हैं, लेकिन असली सम्मान तब मिलता है जब कोई सच्चाई बोलने की हिम्मत करे। अगली नई कहानी, बीरबल और वो कसाई जिसने कहा, मैं मांस बेचकर भी सबसे बड़ा दानी हूं। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा हुआ था। मोतियों जड़ी छतरी के नीचे अकबर गद्दी पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। दरबार की रौनक ही निराली थी। कभी कोई शेर सुना रहा था तो कभी कोई दूरदराज से आई अजीबोगरीब वस्तु प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन उसी दिन दरबार में एक अजीब मेहमान आया। वह था शहर का मशहूर कसाई रुस्तम। मोटा ताजा, बड़े दाढ़ी वाला और हाथ में मांस की गंध से सनी थैली। दरबार में आते ही कुछ दरबारियों ने नाक पर रुमाल रख लिया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। अरे, ये कौन है जो दरबार में इस तरह की बदबू लेकर आ गया? यहां तो सिर्फ इल्म, शायरी और अक्ल की बातें होती हैं। कसाई रुस्तम ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं शहर का सबसे बड़ा दानी हूं, इसलिए दरबार में अपनी दानवीरता का ऐलान करने आया हूं। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे कसाई और दानी, ये तो वैसा ही हुआ जैसे चोर कहे कि मैं सबसे बड़ा पहरेदार हूं। दूसरा बोला, या जैसे कोई आलसी कहे कि मैं सबसे बड़ा धावक हूं। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, रुस्तम, तुम कसाई होकर दानी कैसे हो सकते हो? तुम्हारा काम तो जानवर काटना और उसका मांस बेचना है। दान कहां से आ गया? रुस्तम ने अकड़कर कहा, जहां पनाह, मैं रोज 100 किलो मांस बेचता हूं। उसमें से आधा किलो मैं मुफ्त में उन गरीबों को देता हूं जो खरीद नहीं सकते। अब बताइए, क्या कोई और व्यापारी इतना बड़ा दान करता है? दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। कुछ दरबारियों को बात हजम नहीं हुई, कुछ हंसी दबाने लगे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बात में दम है। आखिर गरीब को मांस देना भी तो मदद ही है। लेकिन रुस्तम, दान वही कहलाता है जो बिना स्वार्थ और बिना लाभ के हो। तुम्हारा तो धंधा ही है। रुस्तम हठीले स्वर में बोला, जहां पनाह, धंधा तो सबका होता है, लेकिन मैं बेचने के साथ साथ देता भी हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा दानी हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उलझन में थे। तभी उनकी निगाह बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या यह कसाई सचमुच दानी है? बीरबल ने अपनी हल्की मुस्कान बिखेरी। जहां पनाह, दान और धंधे का फर्क समझना ही इस पहेली की कुंजी है।
अगर इजाजत दें तो इस बात की सच्चाई आज ही उजागर कर दूं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है। पता लगाओ कि ये कसाई सचमुच दानी है या सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहा है। पहला दिन कसाई की दुकान पर। बीरबल साधारण वेशभूषा में कसाई की दुकान पर पहुंचे। वहां लंबी लाइन लगी थी। कोई मुर्गा ले रहा था, कोई बकरा। बीच बीच में गरीब लोग आते और कहते, रुस्तम भाई, हमारे लिए थोड़ा मांस मुफ्त। रुस्तम बड़ी अकड़ से आधा किलो मांस तौलता, लेकिन उससे पहले जोर से ऐलान करता, देखो देखो, रुस्तम कसाई गरीबों को मुफ्त मांस बांट रहा है। यही है असली दान। गरीब बेचारे शर्म से सिर झुका लेते। कोई बोलता नहीं, क्योंकि भूख बड़ी चीज थी। बीरबल ने चुपचाप ये नजारा देखा और मन ही मन सोचा, दान में दिखावा सबसे बड़ा जहर होता है। दूसरा दिन गुप्त जांच। अगले दिन बीरबल ने गुप्तचर भेजे। पता चला कि रुस्तम जो आधा किलो मांस देता है वह अक्सर खराब या बचे खुचे हिस्सों का होता है, यानी ऐसा मांस जो बिकने योग्य नहीं होता। गुप्तचर ने बताया, मालिक वह गरीबों को सड़ा हुआ मांस देता है ताकि लोग कहें कि वह दानी है और साथ ही उसका कचरा भी निकल जाए। बीरबल मुस्कुराए, तो यह दान नहीं, चालाकी है। लेकिन इसे दरबार में साबित करना होगा। तीसरा दिन योजना। तीसरे दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। वे स्वयं भिखारी का रूप धरकर रुस्तम की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, भाई, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे थोड़ा मांस दे दो। रुस्तम ने ऐंठते हुए कहा, लो भाई, देखो सब लोग, रुस्तम गरीबों को मुफ्त मांस दे रहा है। उसने सड़ा हुआ टुकड़ा बीरबल के थैले में डाल दिया। बीरबल ने थैला लेकर धीरे से कहा, दान वह होता है जिसमें देने वाला यह न कहे कि देखो मैं दे रहा हूं, बल्कि वह कहे, कृपया इसे स्वीकार करो। रुस्तम हंस पड़ा। भिखारी, तू फलसफा मत झाड़, जा खा और चुप रह। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। अब उनके पास वह सबूत था जिसकी उन्हें जरूरत थी। दरबार में सच का पर्दाफाश। चौथे दिन अकबर ने दरबार लगाया और कसाई को बुलाया। अकबर ने कहा, रुस्तम, तुम दावा करते हो कि तुम सबसे बड़े दानी हो, तो आज बीरबल बताएंगे कि सच्चाई क्या है। बीरबल खड़े हुए। जहां पनाह, रुस्तम कहता है कि वह रोज गरीबों को आधा किलो मांस देता है, लेकिन असलियत यह है कि वह उन्हें वही देता है जो उसकी दुकान में बिकता नहीं, सड़ा हुआ बदबूदार मांस। और हर बार देने से पहले वह पूरे बाजार में ढोल बजाता है। दरबार में हलचल मच गई। रुस्तम चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना थैला खोला। उसमें से वही सड़ा मांस निकला जो उसने पिछली बार लिया था। पूरा दरबार नाक पर हाथ रखकर पीछे हट गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर यह दान है तो फिर कचरे का डिब्बा भी सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि वह भी सबको मुफ्त में बदबू बांटता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने गुस्से में कहा, रुस्तम, तूने हमें और इस दरबार को धोखा दिया। तुझे दानी नहीं बल्कि धूर्त कहा जाएगा। रुस्तम गिड़गिड़ाया, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुझे 1 महीने तक गरीबों को ताजा और अच्छा मांस मुफ्त देना होगा, बिना किसी दिखावे और ऐलान के। तभी तेरी गलती माफ होगी। रुस्तम सिर झुकाकर चला गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली दान वही है जो बिना दिखावे और स्वार्थ के हो, वरना वह सिर्फ सौदा है, दान नहीं।
अकबर ने छड़ी बजाई और बोले, शाबाश बीरबल, तुमने एक बार फिर दरबार को असली हकीकत दिखाई। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अगली नई कहानी, बीरबल और वो माली जिसने कहा मेरे पौधे दरबारियों से ज्यादा समझदार हैं। दरबार में उस दिन बड़ी भीड़ थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। हर किसी का मूड अच्छा था, क्योंकि सुबह से ही फतेहपुर सीकरी के बाग बगीचों में बहार छा गई थी। हर तरफ फूल खिले थे, हवाओं में सुगंध बिखरी थी और फव्वारों से गिरते पानी की धुन सुनाई दे रही थी। तभी पहरेदारों ने दरबार के बीचों बीच एक साधारण कपड़ों में लिपटे आदमी को लाकर खड़ा किया। उसके हाथ में मिट्टी से सनी टोकरी थी जिसमें नन्हे पौधे रखे थे। आदमी थोड़ा झुका, सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं महल के बाग का माली हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने माली बनकर नहीं बल्कि अपने पौधों का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। कोई हंसा, कोई भौहें चढ़ाने लगा। अकबर ने हाथ उठाकर शांति कराई और कहा, तो कहो माली, क्या कहना चाहते हो? माली ने सीना तानकर कहा, हुजूर, मेरे पौधे आपके दरबारियों से कहीं ज्यादा समझदार हैं। यह सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे ये माली तो पागल हो गया है। दूसरा बोला, पौधे समझदार? अब तो लगता है बीरबल की नकल करने आया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माली, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अब तुम्हें यह साबित करना होगा। अगर साबित न कर सके तो सजा पाओगे, लेकिन अगर साबित कर दिया तो दरबार में इनाम मिलेगा। माली निडर होकर बोला, हुजूर, मैं साबित कर दूंगा। पहला मोड़, पौधों की परीक्षा। अगले दिन माली को दरबार में बुलाया गया। वह अपने साथ 5 गमले लाया। हर गमले में अलग अलग पौधे थे, गेंदा, तुलसी, गुलाब, आम का नन्हा पौधा और बांस। माली ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये 5 पौधे हैं। इनकी बातें ध्यान से देखिए। ये आपके दरबारियों से ज्यादा समझदार हैं। दरबारियों में फिर हंसी छूट पड़ी। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, दिखाओ। माली ने सबसे पहले गेंदा का पौधा उठाया और बोला, गेंदा हमेशा सूरज की ओर मुंह करता है। उसे पता है कि रोशनी कहां से आती है। लेकिन आपके दरबारी, ये तो जहां चापलूसी का सूरज उगे उधर मुंह फेर लेते हैं। पर फर्क यह है कि गेंदा सच्चे सूरज की तरफ देखता है, दरबारी झूठे सूरज की तरफ। दरबारियों के चेहरे लाल हो गए। कुछ ने विरोध करना चाहा, लेकिन अकबर हंस पड़े। फिर माली ने तुलसी उठाई और बोला, तुलसी अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जो भी इसके पास आता है उसे लाभ मिलता है। लेकिन दरबारियों में कितने ऐसे हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं? ज्यादातर तो दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। अब दरबारियों का धैर्य टूटने लगा। एक बोला, जहांपनाह, यह माली हमें अपमानित कर रहा है। अकबर ने कहा, धैर्य रखो, अभी सुनो। माली ने गुलाब उठाया और कहा, गुलाब सुंदर है, लेकिन उसके कांटे भी हैं। वह यह सिखाता है कि जो भी सुंदर चीज हो उसमें आत्मसुरक्षा भी जरूरी है। लेकिन आपके दरबारी सिर्फ मीठे बोल बोलते हैं, पीठ पीछे किसी को भी डस लेते हैं। गुलाब अपनी सच्चाई नहीं छुपाता, लेकिन दरबारी मुखौटा पहनते हैं। अब तो पूरा दरबार खामोश हो गया। इसके बाद माली ने आम का पौधा दिखाया और बोला,
आम का पेड़ जब फल से लग जाता है तो और झुक जाता है। यह नम्रता का प्रतीक है। लेकिन दरबारी जैसे जैसे ऊंचे पद पाते हैं वैसे वैसे अकड़ जाते हैं। आखिर में उसने बांस की ओर इशारा किया। बांस हवा के साथ झुक जाता है और जब आंधी गुजर जाती है तो सीधा खड़ा हो जाता है। यह धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। लेकिन आपके दरबारी छोटी सी आलोचना सुनते ही टूट जाते हैं, बगावत करने लगते हैं। दूसरा मोड़, दरबार की हलचल। अब पूरा दरबार सन्नाटा साधे बैठा था। अकबर भी गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा। कुछ पसीने में थे, कुछ झेंप कर नीचे देखने लगे। अकबर ने कहा, माली, तुम्हारी बातें गहरी हैं, लेकिन यह तो सिर्फ उदाहरण हुए। तुम कैसे साबित करोगे कि ये पौधे वास्तव में अधिक समझदार हैं? माली मुस्कराया और बोला, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक प्रयोग करके दिखाऊं। अकबर ने हामी भर दी। तीसरा मोड़, प्रयोग की योजना। माली ने दरबार के 5 दरबारियों को चुना। एक अपनी चापलूसी के लिए मशहूर, दूसरा घमंडी, तीसरा ईर्ष्यालु, चौथा डरपोक और 5वां लालची। उसने उनके सामने 5 पौधे रख दिए। उसने कहा, हुजूर, मैं दरबारियों और पौधों दोनों से एक एक सवाल पूछूंगा। जवाब से खुद पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा समझदार है। दरबार में उत्सुकता फैल गई। चौथा मोड़, सवाल जवाब। पहला सवाल, चापलूस दरबारी और गेंदा। माली ने दरबारी से पूछा, अगर कल को सूरज पश्चिम से उगे तो तुम क्या करोगे? दरबारी बोला, जहां पनाह, जैसा सूरज कहेगा मैं वैसा ही मानूंगा। सभी हंस पड़े। फिर उसने गेंदा के पौधे की ओर इशारा किया। गेंदा हमेशा पूरब की ओर झुका था। माली बोला, देखिए, गेंदा सच्चे सूरज की ओर देखता है। झूठा सूरज हो तो भी यह धोखा नहीं खाता। दूसरा सवाल, घमंडी दरबारी और आम का पौधा। दरबारी से पूछा, जब तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा तो तुम क्या करोगे? दरबारी बोला, मैं सबको आदेश दूंगा और अपना रुतबा दिखाऊंगा। आम का पौधा जमीन की ओर झुका था। माली बोला, देखिए, यह बताता है कि ऊंचाई मिलने पर और झुकना चाहिए। तीसरा सवाल, ईर्ष्यालु दरबारी और तुलसी। दरबारी से पूछा, अगर तुम्हारे साथी को इनाम मिले तो तुम्हारा क्या हाल होगा? दरबारी बोला, मैं ईर्ष्या से जलूंगा और उसे गिराने की कोशिश करूंगा। माली ने तुलसी की ओर इशारा किया। यह सुगंध फैलाती है, दूसरों को लाभ पहुंचाती है। यह दूसरों की तरक्की देखकर खुश होती है। चौथा सवाल, डरपोक दरबारी और बांस। दरबारी से पूछा, अगर कठिनाई आए तो तुम क्या करोगे? वह बोला, मैं टूट जाऊंगा, हार मान लूंगा। माली ने बांस की ओर इशारा किया। यह आंधी आने पर झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। कठिनाई के बाद फिर सीधा खड़ा हो जाता है। पांचवा सवाल, लालची दरबारी और गुलाब। दरबारी से पूछा, अगर तुम्हें धन मिले तो? वह बोला, मैं और लूटने की कोशिश करूंगा। माली ने गुलाब की ओर इशारा किया। गुलाब सुंदर है लेकिन लालच नहीं करता। वह अपने कांटों से दूसरों को चेतावनी देता है कि सीमाओं का उल्लंघन मत करो। पांचवा मोड़, बीरबल की एंट्री। अब तक पूरा दरबार चुपचाप देख रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि माली ने सिर्फ पौधों को समझदार नहीं बताया बल्कि हमें आईना दिखा दिया है। ये पौधे दरबारियों के दोष और गुण दोनों का प्रतिबिंब हैं। अगर दरबारी इन पौधों से सीख लें तो दरबार का वातावरण और पवित्र हो जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए।
बीरबल, तुम सही कहते हो, यह माली हमें बड़ा सबक दे गया है। अकबर ने आदेश दिया कि माली को दरबार का सम्मानित अतिथि बनाया जाए और उसे इनाम दिया जाए। साथ ही उन्होंने दरबारियों को चेतावनी दी, अगर तुम पौधों से कमतर रहोगे तो मेरे दरबार में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद से दरबारी भी पौधों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करने लगे। कुछ नम्र बने, कुछ धैर्यवान, कुछ सच्चे। कभी कभी सबसे सरल चीजें जैसे पौधे सबसे बड़े ज्ञान का स्रोत होती हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो मस्खरा जिसने कहा मैं हंसी से अपराध भी कबूलवा सकता हूं। दरबार का वातावरण हमेशा कुछ अलग ही रंग लिए रहता था। कभी किसी सूफी फकीर की दुआओं से गलियारों में शांति घुलती, तो कभी किसी पंडित की तर्क वितर्क से वहां की हवा गर्मा जाती, और कभी कभी जब बादशाह अकबर का मन हल्का फुल्का होता तो मस्खरे और विदूषक दरबार की शोभा बढ़ा देते। एक दिन ऐसा ही हुआ। सुबह से ही बादशाह का मूड कुछ भारी था। दरबार में एक गंभीर मामला चल रहा था, चोरी का। लेकिन गवाह भी थे और तर्क भी, फिर भी चोर अपनी बातों से हर किसी को चकमा दे रहा था। कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं आ रहा था। अकबर परेशान हो गए। तभी पहरेदार ने सूचना दी कि बाहर से एक अजीब सा आदमी दरबार में मिलने की इजाजत चाहता है। वह आदमी लंबा चौड़ा नहीं था, बल्कि ठिगना, दुबला पतला और हंसमुख चेहरा लिए हुए था। उसके कपड़े भड़कीले थे, एक पगड़ी जिस पर 5 रंगों के पंख लगे थे और एक कुर्ता जिस पर चौखड़ी और गोल बिंदियों का अजीब मेल था। चलते चलते वह ठुमकता और लोगों को देखकर अचानक हंसी के फव्वारे छोड़ देता। जनाब, मैं मस्खरा हूं। मेरा दावा है कि हंसी से मैं अपराध भी कबूलवा सकता हूं, उसने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी और हल्की हंसी फैल गई। अकबर ने भौहें उठाई और बोले, अरे वाह, बड़ी लंबी छोड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? जहां पनाह लोग मुझे हंसुआ कहते हैं, क्योंकि जहां जाता हूं वहां लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और कोई भी राज छिपा नहीं पाता। हंसी दिल का ताला खोल देती है और मैं ताले खोलने में उस्ताद हूं। सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन अकबर गंभीर थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच हंसी से अपराध कबूल करवाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह दुनिया में कोई भी ताला चाबी से खुलता है, लेकिन कभी कभी हंसी भी वही काम कर देती है। पर यह बात सुनने में आसान लगती है, करने में कठिन। मुझे लगता है हमें हंसुए की कला की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तो ठीक है। जिस चोर की गुत्थी हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, उसे हंसुए के हवाले करो। देखता हूं यह अपनी हंसी से क्या कमाल करता है। हंसी की अदालत। अगले ही दिन चोरी के शक में पकड़े गए तीनों संदिग्ध दरबार में लाए गए। वे अलग अलग खड़े थे। उनमें से कोई मानने को तैयार नहीं था कि वही चोर है। हंसुआ मंच पर आ गया। उसने पहले सभी संदिग्धों को ध्यान से देखा और फिर अचानक उछलकर बोला, ओहो, ये तीनों मुझे देखकर डर क्यों गए? लगता है मेरे कपड़े उनसे भी ज्यादा चमकदार हैं, तभी इनके चेहरे का रंग उड़ गया है। सभी हंस पड़े। संदिग्ध भी होंठ दबाने लगे, लेकिन एक के चेहरे पर पसीना छलक आया। हंसुआ ने यह बारीकी पकड़ ली। उसने पास जाकर कहा, भाई, तुम्हारा पसीना बता रहा है कि चोरी में तूने वही मेहनत की है जो गधा बोझा ढोते समय करता है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंसा। संदिग्ध हड़बड़ा गया और बोला, नहीं, मैं तो। लेकिन हंसुआ यहीं नहीं रुका।
उसने दूसरा मजाक शुरू कर दिया। उसने तीनों से बारी बारी कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे। अगर तुम सचमुच चोर नहीं हो तो बताओ, चोरी करने के बाद आदमी सबसे पहले क्या करता है? नहा लेता है, छुप जाता है, या फिर चोरी का हिसाब बही खाते में लिखता है? पहले संदिग्ध ने हंसते हुए कहा, छुप जाता है। दूसरे ने कहा, नहा लेता है। तीसरा संदिग्ध चुप रहा। हंसुआ ने तुरंत लपककर कहा, आहा, चुप्पी में ही चोरी की आवाज है। यह वही आदमी है जिसने चोरी के बाद छुपने की बजाय अपने कपड़े ही नहीं बदले होंगे। भीड़ में फिर हंसी गूंज उठी। संदिग्ध सकपका गया और आखिरकार टूट गया। उसने हंसते हंसते ही चोरी कबूल कर ली। अकबर और दरबार दंग रह गए। बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, कभी कभी हंसी वही कर देती है जो तलवार और कोड़े भी नहीं कर पाते। अकबर ने हंसुए को इनाम देने का आदेश दिया, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। मगर बीरबल की निगाहें गहरी थीं। उन्होंने गौर किया कि हंसुआ दरबारियों को हंसाने के साथ साथ उनकी आदतों और कमजोरियों को भी ध्यान से देख रहा है। उसके मजाक दरअसल बेहद सूक्ष्म थे। जैसे किसी ने चोरी कबूल की, वैसे ही किसी दरबारी से उसके निजी राज उगलवा ले। बीरबल के मन में शंका उठी। उन्होंने सोचा, यह आदमी अगर सचमुच इतना माहिर है कि हंसी से राज खुलवा सकता है, तो कहीं यह हमारे दरबार के रहस्यों का भी फायदा न उठा ले। वहीं दूसरी ओर हंसुआ अपनी सफलता से इतना खुश था कि उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक दिन आपके दरबारियों की भी परीक्षा ले सकता हूं। मैं आपको साबित कर दूंगा कि हंसी सबसे बड़ी अदालत है। अकबर ने उत्सुकता में हामी भर दी। अब बीरबल को समझ आ गया कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो हंसुआ जिसने दरबार का सबसे बड़ा राज उगलवा दिया। बादशाह अकबर का दरबार अपनी नायाब घटनाओं और दिलचस्प किस्सों के लिए मशहूर था। जहां विद्वान पंडित, हाजिर जवाब कवि, चालाक मंत्री और हाजिर जवाब बीरबल मौजूद रहते थे, वहीं कभी कभी ऐसे अजीब लोग भी पहुंच जाते थे जो पूरे दरबार को उलझन में डाल देते थे। एक दिन दरबार में एक अनोखा आदमी हाजिर हुआ। उसके कंधे पर एक पुराना लेकिन चमकाया हुआ हंसुआ रखा था। उसकी चाल ढाल साधारण थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास झलकता था। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और दरबार में क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं कोई साधारण किसान नहीं हूं। मेरे पास यह हंसुआ है और इसकी ताकत इतनी है कि इसके सामने कोई भी अपने मन का सबसे बड़ा राज छुपा नहीं सकता। बस एक बार इसकी नोक सामने रख दीजिए, इंसान चाहे जितना बड़ा हो, उसकी ज़बान अपने आप सच उगल देगी। दरबारियों में